नमस्कार बच्चों, आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मृदा जीवांश पदार्थ। ठीक है बच्चों, मृदा जीवांश पदार्थ अपन शुरू करने से पहले बात करेंगे कि इससे पहले अपन ने पहला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट पढ़ लिया था। इस चैप्टर में उसमें अपन ने मृदा के बारे में पढ़ा, मृदा किस प्रकार से बनती है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि मृदा जो है उसके जीवांश पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी मृदा में जो जीवों के अंश होते हैं। जीवांश जो शब्द बना है वो बना है जीवों के अंश से, यानी जीवों का अवशेष भाग जो होता है जीवों का, उसे ही हम जीवांश कहते हैं। और जीवों की जब बात करते हैं तो जीवों में आते हैं पेड़ पौधे व जंतु, यानी जितने भी जंतु और पेड़ पौधे मृदा में पाए जाते हैं उनके जो अवशेष भाग होते हैं, उन अवशेष भागों को ही क्या कहते हैं, मृदा जीवांश कहते हैं। यानी पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, टहनियां, ये सारे जो भाग हैं ये पेड़ पौधों के भाग होते हैं। उन पेड़ पौधों के भागों के सड़ने गलने से जो सरल पदार्थ बन जाते हैं तो ये मृदा जीवांश का भाग कहलाते हैं। इसी प्रकार से जंतु जो होते हैं, इनके ताजे कटे हुए भाग या इनके अपघटित भाग या मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं, ऊतक और उनसे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। जीवांश का अर्थ यही होता है कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के जितने भी अवशेष होते हैं, जैसे कि गोबर है, मल मूत्र है इत्यादि, उन पदार्थों के अपघटन से जो पदार्थ बनता है, जो अवशेष कहलाते हैं, वो सारे के सारे मृदा जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ में मृदा जीवांश जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के आगे सड़ने गलने से जो एक काले भूरे रंग का पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को ह्यूमस कह देते हैं। यानी इन पदार्थों के सड़ने गलने से सरल पदार्थ बन जाते हैं और वो सरल पदार्थ जो होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, वो ह्यूमस कहलाते हैं। इनके सड़ने गलने से जो पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ जो होते हैं वो सरल रूप में बन जाते हैं और उनसे पोषक तत्व मिलते हैं मृदा को। वो पोषक तत्व फिर पेड़ पौधों के काम आ जाते हैं। तो अपन यहाँ इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे कि मृदा जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, इनके कौन कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है, और इनके कैसे कैसे रासायनिक संगठन पाया जाता है। ये सारी चीजें अपन अब पढ़ते हैं। इससे आगे अपन ने क्लियर कर लिया कि जीवांश क्या होते हैं। जीवांश पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के अवशेष भाग होते हैं, उन्हें ही हम जीवांश कहते हैं। ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं कि इनके स्रोत क्या क्या है, यानी ये किस प्रकार से इनके स्रोत पाए जाते हैं। तो इनके जो स्रोत हैं, जहां से ये प्राप्त होते हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। जो इनके स्रोत हैं, स्रोत की अगर अपन बात करें तो स्रोत को अपन दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में अपन इनके स्रोत को बांट देते हैं। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक के रूप में, देखिए अपन स्रोत की बात करते हैं कि मृदा जीवांश पदार्थ के स्रोत कौन कौन से होते हैं। इनके स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो पादप स्रोत और जंतु स्रोत। क्योंकि ये जो है जीवांश पदार्थ जीवों से ही प्राप्त होते हैं, उनको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होते हैं पादप स्रोत, क्योंकि पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं जीवांश, उनको हम पादप स्रोत कहते हैं। और दूसरा होता है जंतु स्रोत, यानी जहां जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं जंतु स्रोत। पादप स्रोत जो होते हैं उनको फिर हम समझने की दृष्टि से वापस से दो भागों में बांट देते हैं। एक में तो आ जाते हैं पेड़ पौधों के अवशेष, यानी पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं, और दूसरा हम इसको बांट देते हैं हरी खाद के रूप में।
ये है। तो पेड़ पौधों के अवशेष से क्या अर्थ हुआ कि पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां, यानी जितनी भी पत्तियां होती हैं, टहनियां आदि जो होती हैं, ये मृदा में मिलकर क्या बना देती है, मृदा जीवांश पदार्थ का निर्माण कर देती हैं। उसके अलावा भी फसलों की कटाई के बाद, फसलों की जब कटाई हो जाती है, फसलों की कटाई के बाद जड़ें मृदा में ही, मृदा जो होती है उसमें ही हम उसको छोड़ देते हैं, मृदा में ही रह जाती है और ये वहीं पर सड़ गल करके और जीवांश पदार्थ का निर्माण कर देती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हरी खाद क्या होती है, यानी कुछ जो फसलें होती हैं, कुछ फसलें कौन कौन सी, जैसे सन, जूट, मूंज, ये जो होती हैं, इनको मृदा में खाद के रूप में, जैसे अपन खाद डालते हैं मिट्टी में, मृदा में जिस प्रकार से खाद डाली जाती है उस प्रकार से इनको मृदा में खाद के रूप में दबा दिया जाता है, यानी इनको दबा देते हैं। और जब अपन इनको दबा देते हैं तो ये धीरे धीरे इनके अवशेष जो होते हैं सड़ गल करके और मृदा जीवांश का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हरी खाद जो होती है वो भी क्या करती है, मृदा जीवांश का कार्य करती है। फिर अपन देखते हैं जंतु स्रोत क्या करते हैं। जंतु स्रोत जो होते हैं वही मृदा में पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, जंतुओं, जीव जंतुओं के जो भाग होते हैं, अवशेष जो होते हैं, वे ही क्या करते हैं, मृदा जीवांश का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि कुछ अपन बात करते हैं बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, ये सारी जो होती हैं ये सब के सब जंतु स्रोत का कारक होते हैं, यानी जंतु स्रोत कहलाते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मृदा जीवांश के जो स्रोत होते हैं वो पादप स्रोत और जंतु स्रोत दो भागों में अपन बांटते हैं। फिर पादप स्रोत जो होते हैं वो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं और हरी खाद के रूप में अपन इनको बांट सकते हैं, और जंतु स्रोत होते हैं। फिर अपन बात करते हैं मृदा जीवांश पदार्थ का संगठन क्या होता है। अपन इनके संगठन को देखते हैं कि मृदा जीवांश पदार्थ का संगठन, इसके संगठन को अपन पढ़ेंगे बच्चों। मृदा जीवांश का संगठन, हम जानते हैं कि जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बना हुआ होता है, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन्हीं से मिलकर बना होता है। तो उनको हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। और हम जानते हैं कि मृदा जीवांश में 90% कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, यानी इसके जो जीवांश पदार्थ होते हैं इनमें मृदा जीवांश में 90% से अधिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तत्वों से मिलकर ये बना होता है। तो इसमें ये तीन तत्व मुख्य रूप से 90% से अधिक होते हैं। उसके अलावा भी इसमें कई सारे तत्व होते हैं, अपन बात करेंगे। तो इसे हम पहले दो भागों में बांटते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। तो दो भाग में अपन इस तरह से बांटते हैं। एक तरफ अपन लिख देते हैं इसके कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिक, और दूसरी ओर अपन इसमें लिखते हैं अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है बच्चों, यानी दो प्रकार के यौगिक इसमें अपन बांट सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के
खनिज तत्व होते हैं, अपन उनको पोषक तत्व कह सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर आदि। ये सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो मृदा में पाए जाते हैं और पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं। तो इनको हम अकार्बनिक यौगिकों के रूप में बांट सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की, कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको फिर अपन क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। इस तरह से बांटते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजन युक्त यौगिक और दूसरे होते हैं नाइट्रोजन रहित यौगिक। तो पहला जो भाग है वो तो है नाइट्रोजन युक्त यौगिक, यानी ऐसे पदार्थ, जीवांश पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, और दूसरे जो होते हैं नाइट्रोजन रहित यौगिक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपन कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक और नाइट्रोजन रहित यौगिक। फिर अपन बात करते हैं कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, इनको भी फिर आगे हम अपनी सुविधा की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से फिर दो भागों में बांट देते हैं। एक होते हैं जल में विलय नाइट्रोजन युक्त यौगिक और दूसरे होते हैं जल में अविलय नाइट्रोजन युक्त यौगिक। पहले अपन इसको बांटते हैं जल में विलय, जल में विलय, और ये होते हैं जल में अविलय। ये अविलय होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। तो जल में विलय जो होते हैं उनके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं एमाइड, जितने भी एमाइड्स होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेट्स जितने भी यौगिक होते हैं, एमीन्स, जितने भी एमीन्स होते हैं, तो एमीन्स, एमाइड, नाइट्रेट्स, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सब नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। इसके अलावा एक होता है अमोनिकल यौगिक, यानी अमोनिकल यौगिक भी जो होते हैं ये सारे नाइट्रोजन युक्त यौगिक कहलाते हैं, जो जल में विलय हो जाते हैं। जल में अविलय यौगिकों को हम कौन से भागों में बांटेंगे, कि जल में जो अविलय होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स, यानी जितने भी पॉलीपेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, ये सारे के सारे जो होते हैं ये जल में अविलय नाइट्रोजन युक्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन रहित यौगिकों की। ये नाइट्रोजन रहित यौगिक जो होते हैं उनको क्या करें अपन, इनको भी अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट दिया जाता है। अपन इसको तीन भागों में बांट देते हैं इस प्रकार से। पहला जो यौगिक होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, यानी सभी शर्कराएं, जितनी भी शर्कराएं होती हैं वो सारी, स्टार्च, सेल्यूलोज, इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, ये जो पदार्थ हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं सारे के सारे। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा अपन बांटते हैं वसा और वसीय यौगिक, वसा तथा वसीय यौगिक जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये इसके नाइट्रोजन रहित यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। ये ईथर में विलय होते हैं, ईथर में विलय यानी घुल जाते हैं वसीय यौगिक अथवा वसा। और तीसरा जो होता है वो होता है लिग्निन, जिसका विच्छेदन बहुत ही मुश्किल से होता है, वो कहलाता है लिग्निन। तो इस प्रकार से बच्चों अपन जो है वो मृदा जीवांश पदार्थों को इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं
कि इनमें अपन कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, यानी इनके सड़ने और गलने से मृदा को या मृदा में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। अपन इस चार्ट से देख सकते हैं कि जब वो सड़ेंगे, गलेंगे, अपघटित होंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा, तो ये तो उनमें अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं। उसके अलावा कार्बनिक यौगिक के रूप में एमाइड्स, नाइट्रेट्स, एमीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिग्निन, इन सारों का अपघटन होता है और ये हमें सरल यौगिकों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों अपन देखते हैं मृदा जीवांश पदार्थों का संगठन, यानी इसके रासायनिक संगठन की अपन बात करें कि जीवांश जो पदार्थ अभी अपन ने बनाए थे उसमें कौन कौन से पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज आदि जो तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टार्च जो होता है इसमें 1 से 5% पाया जाता है, सेलुलोज 10 से 28% होता है और हेमीसेलुलोज जो होता है 20 से 50% होता है। यानी लगभग अधिकतम भाग जो है इस मृदा जीवांश का वो कार्बोहाइड्रेट द्वारा निर्मित होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज ये अधिक मात्रा में होते हैं। फिर देखते हैं अपन वसा और वसी यौगिक जो होते हैं वो केवल मात्र 1 से 8% तक पाए जाते हैं और लिग्निन जो होता है वो 10 से 30% होता है। प्रोटीन 1 से 15%। तो इस प्रकार अगर मृदा जीवांश पदार्थों का रासायनिक संगठन या संगठन पूछा जाए तो हम इन बातों को लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन और प्रोटीन, इनका कितनी कितनी मात्रा जो होती है इन मृदा जीवांशों में पाई जाती है। तो मृदा जीवांश में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, वसा, वसीय यौगिक, लिग्निन और प्रोटीन, इनकी जो है इन मात्राओं के आधार पर हम इसके संगठन की बात करते हैं। बच्चों अब अपन देखते हैं जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। जो अभी अपन ने पढ़ा कि जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं। उन अवशेषों का सूक्ष्म जीव द्वारा, जैसे कि जीवाणु हैं, कवक हैं, एक्टिनोमाइसीट्स आदि द्वारा अपघटन होता है, विघटन होता है और वो जितने भी जीवांश पदार्थ हैं वो सरल यौगिकों में बदल जाते हैं। तो किसी भी जीवांश पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपने सरल यौगिकों में बदलना विच्छेदन कहलाता है। इसे ही हम विच्छेदन कहते हैं। विच्छेदन का अर्थ ही होता है अपघटन होना या विघटन होना और सरल यौगिक में बदल जाते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका विच्छेदन वायुजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है और अपघटन की प्रक्रिया जो होती है, यानी विच्छेदन की जो प्रक्रिया है, ये शुरू में बहुत तेजी से होती है लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये मंद होती चली जाती है। इनका विच्छेदन जो होता है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनका जो विच्छेदन होता है वो अलग अलग गति से होता है। जैसे स्टार्च की अपन बात करें, स्टार्च, शर्करा और जो सरल प्रोटीन होते हैं वो बहुत तीव्र गति से विच्छेदित होते हैं। क्रूड प्रोटीन जो होते हैं वो थोड़ी धीमी गति से होते हैं। उसके बाद हेमीसेलुलोज, फिर सेलुलोज और फिर लिग्निन का जो विच्छेदन होता है वो सबसे धीमी गति से होता है। तो बच्चों अपन इसको देखते हैं कि जीवांश पदार्थ का विच्छेदन किसे कहते हैं। तो अपन बात करते हैं जीवांश पदार्थ के विच्छेदन की परिभाषा की, कि जितने भी मृदा जीवांश पदार्थ, मृदा जीवांश पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष तथा जीव जंतुओं के अवशेष, ये दोनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष जो होते हैं, जीवांश पदार्थ, अपन पदार्थों कर देते हैं, जीवांश पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों कौन कौन से, जैसे अपन अगर बात कर सकते हैं तो कह सकते हैं बैक्टीरिया जिसको अपन जीवाणु भी कहते हैं, कवक यानी फंजाई तथा एक्टिनोमाइसीट्स, यानी एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं, ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव इन जीवांश पदार्थों का क्या कर देते हैं,
आदि जो होते हैं एक्टिनोमाइसीटीज अपघटन करके सरल यौगिकों में बदल देते हैं या इनको अपघटित कर देते हैं, यौगिकों में बदल देते हैं। यही क्या कहलाता है? विच्छेदन कहलाता है। यानी इस प्रक्रिया को ही हम विच्छेदन कहते हैं। विच्छेदन जो क्रिया है, जीवांश पदार्थों का जो विच्छेदन होता है, ये विच्छेदन शुरू में विच्छेदन जो होता है, विच्छेदन तीव्र गति से होता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, ये मंद होता चला जाता है। जैसे हम देखते हैं जो यौगिक होते हैं उनका क्रम क्या होता है, जैसे कि स्टार्च, शर्करा, सरल प्रोटीन, ये जो होते हैं सारे पदार्थ, इनके विच्छेदन की जो दर होती है, विच्छेदन की दर तीव्र होती है, यानी बहुत तेजी से विच्छेदित होते हैं, जबकि क्रूड प्रोटीन जो होता है वो उससे धीमी गति से विच्छेदित होता है। अगर हम हेमी सेलुलोज की बात करें तो इसकी दर और भी कम होती है। सेलुलोज की दर और कम हो जाती है। और फिर अगर हम बात करते हैं लिग्निन, तो लिग्निन जो होता है उसकी विच्छेदन की दर सबसे कम होती है, यानी इन सब में सबसे कम विच्छेदित, यानी बहुत धीमी गति से विच्छेदित होता है लिग्निन। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि इनकी विच्छेदन की जो दर होती है वो इस प्रकार से होती है। अब अपन बात करेंगे कि जीवांश पदार्थ में ये सारे जो यौगिक हैं, कुछ तो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, लिग्निन है, इनका विच्छेदन किस प्रकार से होता है और ये कौन कौन से सरल यौगिकों में बदलते हैं, उसको अपन देखते हैं कि ये कौन कौन से सरल यौगिक बनाते हैं विच्छेदन के बाद। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो उसमें मुख्य रूप से सरल शर्कराएं जो होती हैं वो कई प्रकार के बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देती है, और कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल जो होते हैं उनमें बदल जाती है, जैसे कि साइट्रिक अम्ल है, ग्लूटामिक अम्ल है। इस तरह से कार्बनिक अम्लों का निर्माण कर देते हैं। देखो बच्चों, सरल जो शर्कराएं होती हैं उनके अगर विच्छेदन की अपन बात करें तो सरल शर्कराएं जो होती हैं वो शीघ्रता से विच्छेदित हो जाती हैं। इनका विच्छेदन बहुत तीव्र गति से होता है, और जब ये पूर्ण रूप से इनका विच्छेदन हो जाता है तो ये CO2 और जल में बदल जाते हैं, और जब इनका आंशिक रूप से विघटन होता है या विच्छेदन होता है तो ये कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण कर देते हैं। यानी ये शीघ्रता से विच्छेदित होकर के विच्छेदन इनका दो प्रकार से होता है। जब ये पूर्ण रूप से हो जाते हैं तो अंत में CO2 और H2O बन जाते हैं। जब इनका आंशिक रूप से विच्छेदन होता है या अपघटन होता है तो कार्बनिक अम्ल विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल बनाते हैं और एल्कोहल में बदल जाते हैं। तो अपन कुछ एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, इसका अपन ने विच्छेदन 3 प्रकार से देखा है कि ग्लूकोज जो होता है ये C6H12O6 जो है, ये ग्लूकोज का अणु है जो एक शर्करा है, सरल शर्करा है। ये इसका जब पूर्ण अपघटन होता है, हम देख रहे हैं कि इसका पूर्ण अपघटन है, पूर्ण अपघटन होकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विच्छेदित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, बदल जाता है। जब इसका आंशिक अपघटन होता है दो प्रकार से, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है तो ये साइट्रिक अम्ल में बदल जाता है, C6H8O7 जो कि एक साइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र है, साइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। और जब इसमें 4.5 अणु ऑक्सीजन होते हैं, यानी जब ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा अधिक होती है तो ये भी आंशिक रूप से अपघटित होकर ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में इनका अपघटन हो रहा है, वायवीय जीवाणुओं द्वारा इनका अपघटन होता है, विच्छेदन होता है। तो ये निम्न प्रकार के
प्रोडक्ट बना देते हैं, इन प्रकार के सरल यौगिकों में बदल जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि कुछ अवायुजीवी जीवाणु जो होते हैं वो भी इनका अपघटन करते हैं और अपघटन करके इनको लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और कई तरह के ब्यूटेरिक अम्ल आदि में बदल देते हैं। तो हम देखते हैं कि अवायवीय जीवाणु जो होते हैं वो किस प्रकार से इनको अपघटित करते हैं। अवायवीय जो जीवाणु होते हैं तथा हिस्ट जो होते हैं वो शर्करा को एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मेथेन तथा हाइड्रोजन में विच्छेदित कर देते हैं। अपन देखते हैं यहाँ पर कि ये ग्लूकोज का अणु है, ग्लूकोज जो होता है वो विच्छेदित होकर के लैक्टिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल में बदल जाता है। यानी जो ये अवायवीय जीवाणु है ये इसको लैक्टिक अम्ल अथवा ब्यूटेरिक अम्ल में बदल देते हैं। ये ब्यूटेरिक अम्ल का अणु है और एक ये लैक्टिक अम्ल का अणु है। इस प्रकार से सरल शर्कराओं का विच्छेदन वायवीय जीवाणु और अवायवीय जीवाणु द्वारा विभिन्न प्रकार के अम्लों में, एल्कोहल में और अंत में CO2 और H2 में बदल जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसके आगे की जो है स्टार्च के बाद स्टार्च का, सेलुलोज का और हेमी सेलुलोज का किस प्रकार से विच्छेदन होता है। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों स्टार्च का विच्छेदन। अवायवीय जीवाणु जो होते हैं वो स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, H2 तथा CO2 में बदल देते हैं। अपन देखते हैं इसका एक एग्जांपल लेकर के कि स्टार्च जो है वो किस प्रकार से CO2 और H2O में बदल जाता है। स्टार्च जो होता है वो डाइस्टेज नामक एंजाइम द्वारा पहले माल्टोज में बदलता है। ये माल्टोज जो होता है वो माल्टेज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा CO2 और H2O में बदल जाता है। तो इस प्रकार से स्टार्च का जो विच्छेदन होता है वो CO2 और H2O में हो जाता है। इसी प्रकार से हेमी सेलुलोज जो होता है उसका विच्छेदन अपन देखते हैं किस प्रकार से होता है बच्चों। तो हेमी सेलुलोज जो होता है वो शुरू में इसका जो विच्छेदन होता है बहुत तीव्र गति से होता है, ये बहुत तेजी से विच्छेदित होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी गति जो होती है वो मंद होती चली जाती है। हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि हेमी सेलुलोज जो होता है वो हेमी सेलुलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में सरल शर्कराओं में बदल जाता है और जब सरल शर्कराएं बन जाती हैं तो ये विभिन्न बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और कवक द्वारा CO2 और H2O में बदल जाते हैं। सेलुलोज की अगर अपन बात करें तो सेलुलोज जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज आदि द्वारा सेलुलोज जो होता है वो जल अपघटित होकर CO2 और H2O में बदल जाता है। अपन एग्जांपल देखते हैं कि सेलुलोज जो है वो सेलुलोज एंजाइम द्वारा पहले सेलोबायोज में बदलता है। ये सेलोबायोज जो होता है वो पुनः अपघटित होकर के ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज बनने के बाद वापस वही पुनः किसी भी बैक्टीरिया द्वारा ये CO2 और H2O में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपन यह स्टार्च का विच्छेदन, हेमी सेलुलोज का विच्छेदन और सेलुलोज के विच्छेदन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं लिग्निन और प्रोटीन का विच्छेदन किस प्रकार से होता है, इसको अपन देखते हैं कि लिग्निन और प्रोटीन जो होता है किस प्रकार से विच्छेदित होकर के कौन कौन से सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं। लिग्निन का विच्छेदन अपन देखते हैं बच्चों, यह एक संकीर्ण पदार्थ होता है, होने के कारण इसका विच्छेदन जो होता है बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी संरचना में बेंजोल चक्र होता है जिससे कई सह श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। तो कई सारी सह श्रृंखलाएं जुड़ी होने के कारण इसका विच्छेदन जो होता है वो कठिन हो जाता है, इसलिए ये बहुत धीमी गति से विच्छेदित होता है। मुख्य रूप से कवक और बैक्टीरिया द्वारा इसका विच्छेदन आसानी से नहीं होता, अतः इसको विच्छेदित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, जैसे बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ समूह तथा विशेष एक्टिनोमाइसीटीज जो होता है वो ही केवल लिग्निन को विच्छेदित कर पाते हैं। तो इस प्रकार से लिग्निन का विच्छेदन जो होता है बहुत ही मंद गति से होता है और बहुत ही मुश्किल से होता है, बहुत कठिनाई से होता है। फिर अपन बात करते हैं प्रोटीन का विच्छेदन। प्रोटीन जो होता है वो भी सूक्ष्म जीवों द्वारा पहले पॉलीपेप्टाइड में टूटता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले इसका जो विच्छेदन होता है इसके सरल अणु में पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में होता है। पॉलीपेप्टाइड में टूटने के बाद इसका आगे जो विघटन होता है वो एमिनो अम्ल के रूप में होता है। एमिनो अम्ल बन जाते हैं और एमिनो अम्ल जो होते हैं वो भी बैक्टीरिया या कवक द्वारा CO2 और NH3 में टूट जाते हैं या फिर कई बार ये कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने मृदा जीवांश पदार्थ जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर में अपन ने पहले पढ़ा कि मृदा जीवांश पदार्थ क्या होते हैं,
उसके बाद इसके कौन कौन से मुख्य स्रोत होते हैं, इनका रासायनिक संगठन क्या होता है और इनका विच्छेदन किस प्रकार से होता है। तो जितने भी इसमें पदार्थ थे, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन, लिग्निन आदि, इन सब का विच्छेदन अपन ने इस पार्ट में पढ़ा। और इसके बाद अपन अगला जो वीडियो है, इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे आज बच्चों। अगला जो वीडियो है उसमें अपन ये जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं इनका विच्छेदन जो अपन ने आज पढ़ा, इसको कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं, वो किस प्रकार से इनको प्रभावित करते हैं, तो विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।